नमस्कार मित्रों। आज हम जाति व्यवस्था के ऊपर चर्चा करेंगे। जाति व्यवस्था क्या होती है, जाति व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई थी, जाति व्यवस्था के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले समझते हैं व्यवस्था क्या होती है। किसी कार्य करने का जो विधान होता है, किसी कार्य को करने का जो सिस्टम होता है, किसी कार्य करने का जो तरीका होता है, किसी कार्य करने की कोई प्रक्रिया होती है, उसे हम व्यवस्था करते हैं। व्यवस्था को हम प्रबंध, इंतजाम, उपाय, युक्ति, समायोजन आदि नाम से भी जान सकते हैं। जैसे हम घरों के अंदर अपनी चीज़ों को व्यवस्थित करके रखते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी, हमारी लाइब्रेरी के अंदर कौन सी किताब किस पोर्शन में रखी जाएगी, ABCD इस क्रम से अगर किताबें रखी जाती हैं तो हम कहेंगे कि यह अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में व्यवस्थित की गई हैं। तो कोई भी एक सिस्टम, कोई भी एक व्यवस्था जो होती है, उससे मानने के लिए, उसको लागू करने के लिए या तो कोई कानून होता है और उस कानून का पालन न करने पर व्यवस्था की जाती है कि आपको कानून के अनुसार दंड दिया जाएगा। माननीय संबंधों के अंदर भी एक व्यवस्था है, समाज के अंदर भी एक व्यवस्था है कि पति और पत्नी, स्त्री और पुरुष, पिता और पुत्र या समाज और व्यक्ति किस प्रकार से एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे, वह एक व्यवस्था के अनुरूप निश्चित की गई है। तो हम उसे मानवीय संबंधों के आधार पर व्यवस्था कहेंगे। समाजशास्त्र के अनुसार व्यवस्था में वो समूह हैं जो किसी एक चीज़ की समग्रता के लिए कार्य करते हैं, किसी एक चीज़ की को कंप्लीट करने के लिए कार्य करते हैं। जैसे कि NGO वगैरह हैं, ये एक व्यवस्थित तरीके से समाज के अंदर लाइवलीहुड के लिए काम कर रहे हैं या समाज के अंदर संभाव पैदा करने के लिए काम कर रहे हैं। राजनीतिक विज्ञान में एक राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ ये है कि वो राजनीतिक संगठन जो अपने बायलॉज के हिसाब से, अपने नियमों के हिसाब से चलेंगे तो उसे राजनीतिक व्यवस्था कहा जाएगा। जैसे भारतवर्ष के अंदर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो एक व्यवस्था के अंतर्गत काम करती हैं। कुछ व्यवस्थाओं के बारे में जान लेते हैं हम। शिक्षा पर आधारित जो व्यवस्था होती है उसे ज्ञान आधारित व्यवस्था कहते हैं। शक्ति पर आधारित तानाशाही व्यवस्था कहते हैं। धन पर आधारित व्यवस्था को हम पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। समानता पर एक काल्पनिक व्यवस्था बनाई गई है जिसे हम मार्क्सवाद कहते हैं। और एक जाति पे आधारित व्यवस्था बनी थी जिसे हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं। ज्ञान व्यवस्था में क्या होता है कि सबको समान शिक्षा का अधिकार दिया जाता है, सबको पूरा अधिकार रहता है कि वो शिक्षा को ग्रहण करें। शिक्षा सबको समान दी जाती है। उदाहरण लेते हैं, एक क्लासरूम के अंदर 40 बच्चे रहते हैं और उनका एक गुरु रहता है। इनको सबको बराबर और एक ही तरीके से शिक्षक करता है। परंतु परीक्षाओं में सभी विद्यार्थियों के अलग अलग अंक आते हैं, तो जिसको सबसे अधिक अंक आते हैं, जो सबसे ज़्यादा याद करने में सक्षम होता है, उसे अधिक अधिकार, शक्ति और धन प्रदान किया जाता है। उदाहरण स्वरूप, परीक्षाओं के माध्यम से हमारे राष्ट्र के अंदर जिलाधिकारी का भी चयन होता है। परीक्षाओं के आधार पर हमारे देश के अंदर चपरासी का भी चयन होता है। परीक्षाओं के आधार पर मैनेजर का भी चयन होता है। परीक्षाओं के आधार पर ही लिपिक का भी चयन होता है। ये व्यवस्था आज के दौर में सबसे अधिक प्रचलित है। दूसरी व्यवस्था होती है जिसे अथॉरिटेटिव रूल कहा जाता है, यानी कि मालिक और गुलाम की व्यवस्था कहा जाता है, डिक्टेटरशिप की व्यवस्था कहा जाता है। ये पुरानी पश्चिमी व्यवस्था है। रोम और ग्रीस की सभ्यताओं से, मेसोपोटामिया के समय से ही शुरू हुई थी और 2 सदी पूर्व तक ये व्यवस्था चलती रही। इस व्यवस्था में विजेता जो है, यानी जो अधिक शक्तिशाली है, वो कम शक्तिशालियों के ऊपर राज करता था। राज ही नहीं करता था, उनका उपभोग और उपयोग करता था। ईसाइयत ने और इस्लाम ने इस व्यवस्था का सदियों तक इस्तेमाल किया। सैकड़ों सालों तक वो एक दूसरे के साथ क्रूसेड लड़ते रहे। पुरुषों से श्रम कराया गया, जिन्हें गुलाम बना लिया गया, और स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया गया इस व्यवस्था के तहत। अमेरिका के जब सृजन हुआ था तो अफ्रीका से बड़े बड़े जहाज़ों में भरकर काले लोगों को ले जाया जाता था और उनसे वहाँ
गुलामी कराई जाती थी, उन्हें खरीदा और बेचा जाता था। और ये व्यवस्था जो है अथॉरिटेटिव व्यवस्था या मालिक गुलाम व्यवस्था कहलाएगी। उसके पश्चात औद्योगिक क्रांति के बाद एक पूंजीवादी व्यवस्था का जन्म हुआ। पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर प्रकृति जो है वो एक भोग की वस्तु है। प्रकृति जो है भोग की वस्तु है और मनुष्य को छोड़कर हर वस्तु विनिमय के लिए, यानी कि जो पिछली वाली व्यवस्था थी जो अथॉरिटेटिव और गुलाम और मालिक वाली व्यवस्था थी, उससे थोड़ा अलग इस प्रकार हुआ कि इसमें मनुष्य को विनिमय की वस्तु से हटा दिया गया। बाकी हर प्रकृति की हर वस्तु को विनिमय की वस्तु बनाया गया। हर वस्तु की डिमांड और सप्लाई के आधार पर एक कीमत निर्धारित कर दी गई। इस व्यवस्था में मनुष्य तो नहीं शामिल है, परंतु इस व्यवस्था में मनुष्य का श्रम और समय जरूर विनिमय की वस्तु बन जाती है। सबको अधिक से अधिक साम दंड भेद के माध्यम से कानून का पालन करते हुए धन कमाने की छूट है। लेकिन इस व्यवस्था की जो सबसे बड़ी खामी निकल के आती है वो यह आती है कि जो धन का वितरण है वो बहुत असामान्य हो गया है पिछले 200 वर्षों के अंदर। आज 1% व्यक्तियों के पास विश्व का 45% धन है। इस व्यवस्था के यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में एक अन्य व्यवस्था का जन्म हुआ। उस व्यवस्था का नाम था मार्क्सवादी व्यवस्था या साम्यवादी व्यवस्था। ये औद्योगिक क्रांति के समय जब बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास अधिक धन होने लग गया, कुछ खास वर्ग के लोग अधिक धनवान बनते गए, तो जो गरीब आदमी था, जो मजदूर था, जो सर्वहारा था, जो फैक्ट्रियों में काम करता था, उनके दुख और पीड़ा को देखते हुए एक नई व्यवस्था पे विचार किया गया। वो नई व्यवस्था कार्ल मार्क्स के द्वारा अपनी किताब के अंदर लिखी गई। इसके अंदर राष्ट्र में जितना धन उपलब्ध है उस पर राष्ट्र का अधिकार होता था। प्रकृति प्रदत्त जो भी सामान है और मनुष्य भी, उन सबके ऊपर जो है वो राष्ट्र का अधिकार रहेगा। इस व्यवस्था के अंदर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव रहता है। अधिकतर पूरे राष्ट्र को चलाने के लिए एक ही पार्टी रहती है और वो पार्टी जो है उसके हाथों में सारी की सारी शक्ति का केंद्रीकरण हो जाता है। यह व्यवस्था किस प्रकार लाई जाए इसके ऊपर अब तक मतभेद ही है। अब 1970 के दशक में विश्व के 1/3 पॉपुलेशन यानी 1/3 पॉपुलेशन जो है वो मार्क्सवादियों के द्वारा ही शासित थी, परंतु कुछ कमियों की वजह से मनुष्य का जो इनहेरेंट ग्रोथ करने की जो इच्छा रहती है वो इसको दबा देता है। तो किसी भी राष्ट्र में ये सफल नहीं हो पाई। आज की तारीख में कुछ 2-4 गिने चुने राष्ट्रों को, जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, वियतनाम हो गया, या मेरे को तो 2 ही याद आ रहे हैं, इन 2 राष्ट्रों में कम्युनिस्ट व्यवस्थाएं चल रही हैं। किस प्रकार से व्यवस्था लागू की जाए अभी तक यह निश्चित नहीं हो पाया है। इसके अंदर जो आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक विरोधी होते हैं, यानी धर्म को भी सप्रेस किया जाता है, अर्थ को भी सप्रेस किया जाता है और सबको सामाजिक रूप से बराबर बनाने का प्रयास किया जाता है। अब तक ये काल्पनिक व्यवस्था रही है और जितनी भी जगह इसको लागू करने का प्रयास किया गया है, कुछ समय के बाद उन्हें इस व्यवस्था से हटना पड़ा है। एक व्यवस्था थी जो भारतवर्ष के अंदर आज से सैकड़ों साल पहले शुरू हुई थी। यह त्रिदोष के ऊपर आधारित व्यवस्था थी। त्रिदोष क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य जो है वो भारतीय संस्कृति के हिसाब से आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी को मिला के बना है। जब ये 5 मूल तत्व मिलते हैं तो उनसे 3 प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। इन दोषों का नाम है वात, पित्त और कफ। व्यक्ति के अंदर कौन सा दोष अधिक प्रबल है जन्म के समय, हम उसे उस प्रकार के व्यक्तित्व, उस प्रकार का दोषद व्यक्ति कंसीडर करेंगे, उस प्रकार उसकी
प्रकृति को निर्धारण करने का प्रयास करेंगे। वातज व्यक्ति जो होते हैं अत्यधिक कल्पनाशील होते हैं, उनकी क्रिएटिविटी जो है बहुत अच्छी होती है, किसी भी एक चीज़ पे टिक नहीं पाते हैं, एक काम को छोड़ के दूसरे काम के ऊपर फ़ौरन चले जाते हैं, काम को जनरली अधूरा छोड़ देते हैं। हम ज़्यादा डिटेल में और चर्चा करेंगे वातज के बारे में। पित्तज व्यक्ति ये दूसरों के ऊपर नियंत्रित करना चाहते हैं। बचपन में आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो क्लासरूम के अंदर होते हैं, कुछ बच्चों को बहुत शौक़ रहता है मॉनिटर बनने का, दूसरों को नियंत्रण करने का। अपने ऑफिसों के अंदर भी देखा होगा कुछ व्यक्ति जो हैं वो हमेशा अधिकार हो ना हो मगर लीडरशिप रोल लेने का प्रयास करते हैं। ये जो व्यक्ति होते हैं ये पित्तज व्यक्ति होते हैं। तीसरे व्यक्ति होते हैं कफज व्यक्ति होते हैं। कफज व्यक्ति स्टेटस को बना के रखने के प्रति ज़्यादा उनका झुकाव रहता है। ये यथास्थिति में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। पुनरावृत्ति के माध्यम से ये चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो वातज व्यक्ति जो है अगर सही दिशा में जाएं तो वातज व्यक्ति साइंटिस्ट बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, कवि बन सकते हैं, चित्रकार बन सकते हैं। तो वातज व्यक्ति जो है जो कल्पनाशीलता के काम होते हैं उन कामों के अंदर ज़्यादा उपयुक्त पाए जाते हैं। जो व्यक्ति इनको वैज्ञानिक नहीं मानता है उनके लिए पश्चिमी देशों के अंदर अगर आप देखेंगे तो पर्सनालिटी का क्लासिफिकेशन किया गया था। मेयर बिग्स के द्वारा 16 अलग अलग पर्सनैलिटीज़ बताई गई थी, ABCDE इस प्रकार की पर्सनैलिटी बताई गई थी। परंतु ये जो पर्सनैलिटी का डिवीज़न था, ये जो जाति व्यवस्था के अंदर पर्सनैलिटी के व्यक्तित्व का जो डिवीज़न था, उसके फिजिकल कारण भी मौजूद होने की वजह से इसे सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक कारण कहा जा सकता है। क्योंकि वातज व्यक्ति के शरीर में अत्यधिक रूखापन रहता है, शरीर जनरली दुबला रहता है, नींद की कमी होती है, जल्दी टूट जाती है, इनकी आवाज़ धीमी और भारी होती है, अचानक ही क्रोधित हो जाते हैं, अचानक ही शांत हो जाते हैं, डरते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, बातों को बहुत ही तीव्रता से समझ जाते हैं फिर भूल भी जाते हैं। आवाज़ इनकी खुरदुरी और हल्की होती है, इन्हें भूख कम लगती है, अनियमित अंतराल पे ये खाना खाते हैं, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई प्लानिंग के, बिना कोई व्यवस्था बनाए वातज व्यक्ति कार्य को शुरू कर देते हैं और कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। दूसरे होते हैं पित्तज। ये भी बिल्कुल शरीर विज्ञान पे और मन के विज्ञान के ऊपर आधारित है। शारीरिक लक्षणों के माध्यम से पित्तज व्यक्ति को पहचाना जा सकता है। अगर इनकी शिक्षा सही दिशा में गई, अगर इनको सही मार्गदर्शन मिला तो ये नेतृत्व में बहुत उत्तम प्रकार के रहते हैं। अच्छा पढ़ेंगे तो IAS IPS, सही गए तो नेता बनेंगे। और अगर गलत दिशा में गए और इनकी जो शिक्षा दीक्षा और लालन पालन सही तरीके से नहीं हुआ तो बदमाश और गुंडे भी बनते हैं। ये पुराने ज़माने में जो पित्तज व्यक्ति होते थे, अगर वो ज़्यादा ब्राइट हैं, ज़्यादा होनहार हैं, ज़्यादा अच्छे से पढ़े लिखे हैं और उनका संस्कार अच्छे हैं तो वो राजा बनते थे। थोड़ा कम है तो सेनापति, थोड़ा और कम है तो सैनिक, यानी कि जो युद्ध वाले कार्य हैं या कंट्रोलिंग वाले कार्य हैं, तो जैसे जज वगैरह हो गए, इन सब कार्यों के लिए पित्तज व्यक्ति ज़्यादा उदाहरण सही होते हैं। वातज व्यक्ति के मैं उदाहरण उस वक्त नहीं दिया था। वातज व्यक्ति के कुछ उदाहरण हैं भारत की राजनीति में। राहुल गांधी वातज प्रकृति के उदाहरण हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन जो हैं वातज प्रकृति के उदाहरण हैं। जो बाइडन जो हैं वातज प्रकृति के उदाहरण हैं। बल्कि जितने भी चित्रकार वगैरह मिलेंगे, जितने भी लेखक वगैरह मिलेंगे, वो आमतौर पर वातज प्रकृति के ही होते हैं। पित्तज प्रकृति के व्यक्तियों को किस प्रकार से पहचाना जाए? इनको अधिक गर्मी लगती है, इनके पसीना ज़्यादा आता है और पसीने में बदबू आती है, इनको बहुत तेज भूख लगती है, ये भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और बेचैन होते हैं। प्यास भी इनको बहुत ज़्यादा लगती है। इनके जोड़ और लिगामेंट थोड़ा ढीले होते हैं। ये काफ़ी गुस्सैल परंतु साहसी होते हैं। खाना चूँकि ज़्यादा खाते हैं, इनकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है, इसलिए मलमूत्र का त्याग भी अधिक करते हैं। इन्हें कम नींद आती है परंतु अच्छी क्वालिटी की नींद आती है, वातज की तरह नहीं जैसे नींद आती नहीं और आती है तो बीच बीच में टूटती रहती है। इनके बाल कम और रूखे रहते हैं। इनके अंदर नेतृत्व की क्षमता रहती है। तीसरा प्रकार का जो दोष है, जो प्रकृति है, उसे कफज प्रकृति कहेंगे। ये भी विज्ञान पे आधारित है। अगर इनको कफज व्यक्तियों को अगर सही दिशा में अगर इनको मार्गदर्शन मिले, लालन पालन इनका अगर सही हो,
तो ये दूरदर्शी होते हैं, लंबे समय की योजनाओं पे कार्य करने में सक्षम होते हैं, व्यापारी बन सकते हैं, नीति नियंता, नीति निर्देशक बन सकते हैं। और अगर गलत दिशा में गए तो आलसी हो जाते हैं, आराम करने वाले हो जाते हैं, कामचोर हो जाते हैं। अगर इनका सही दिशा हो तो ये बहुत अच्छे व्यापारी बन सकते हैं। भारतवर्ष के अंदर कफल व्यक्तियों के उदाहरण हैं, अडानी, अंबानी, ये कफल प्रकृति के व्यक्ति हो गए हैं। अगर हम इनकी शारीरिक बनावट में देखें तो इनका शरीर चिकना, कोमल और तैलीय होता है, मजबूत, स्थिर और मांसल होता है। इनको जल्दी क्रोध नहीं आता, कार्य धीमे और नपे तुले अंदाज में करते हैं और कार्य को पूरा करके ही मानते हैं। ये गहरी और भरपूर नींद लेते हैं। भूख, प्यास और पसीना इन्हें कम आता है। इनकी चाल धीमी होती है, इनको समझ में भी धीरे आता है, पर उनकी याददाश्त इनकी बहुत अच्छी होती है। यौन रूप से ये अत्यधिक सक्रिय भी रहते हैं। जाति व्यवस्था किस प्रकार से निर्धारित करी जाती थी? पहले बच्चे जो हैं, सारे के सारे बच्चे जो हैं वो ऋषियों के आश्रम में जाते थे। ऋषियों के आश्रम में जाने के पश्चात वहाँ पर उनको शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। गुरु उनको बहुत ही पास से ऑब्जर्व करते थे, गुरु उनको बहुत ही पास से उनका निरीक्षण करते थे, एक एक बच्चों को गहराई से समझते थे। और फिर मैंने जो ये 3 प्रकृतियाँ और दोष बताए, और उसके बाद उनकी स्वयं के संस्कार और उसके बाद उनकी स्वयं की करने की काबिलियत, उसके आधार के ऊपर जब परीक्षाएं, जब ब्रह्मचर्य आश्रम खत्म होने के बाद वो संसार में जाते थे तो उस वक्त उनको उनकी जाति प्रदान करी जाती थी। हम जानते हैं भगवान कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु से पढ़े थे, संदीपनी गुरु से पढ़े थे। हम ये भी जानते हैं कि हमारे ऋषियों के अंदर जो 2 सबसे प्रमुख ग्रंथ हैं वो वाल्मीकि और वेद व्यास जी ने लिखे थे। दोनों के दोनों जाति व्यवस्था में जिसे कम तरह आंका गया है उस परिवार से आते थे। फिर ये व्यवस्था काफ़ी समय तक बहुत सही तरीके से चली। अगर आप देखेंगे तो कोई भी व्यवस्था संसार के अंदर बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाती है, उसका किसी न किसी रूप में विरोध होने लग जाता है। मार्क्सवाद को लेके आया गया, परंतु किसी भी देश में मार्क्सवाद ने अपने 100 वर्ष पूरे नहीं किए, और तो दिखने में और सुनने में जितना अच्छा लगता है उसके अनुरूप वो संभावनाएं नहीं बनती हैं, क्योंकि हर मनुष्य आगे बढ़ते रहना चाहता है। अगर मनुष्य को ताकत के द्वारा, शक्ति के द्वारा बराबर करने की कोशिश की जाती है तो वो सिस्टम ज़्यादा दिन काम कर नहीं पाता। भारतवर्ष में वर्ण व्यवस्था चल रही थी, और वर्ण व्यवस्था कोई जन्म आधारित व्यवस्था नहीं थी, प्रकृति आधारित व्यवस्था होती थी। मुगलों के आगमन के पश्चात मंदिरों को तोड़ दिया गया, शिक्षा के स्थानों को नष्ट कर दिया गया, तो जाति व्यवस्था को यथास्थिति बनाने के लिए जन्म के अनुसार और संस्कार के आधार पर परिवर्तित कर दिया गया। क्योंकि अब जिस तरह से पुराने समय में मुगलों के आने से पूर्व की जो व्यवस्था थी वो नए राजा के आने के बाद बदल गई, तो अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए बहुत लोगों ने बच्चों को घर में ही पढ़ाना शुरू किया, बहुत लोग भाग के पहाड़ों में चले गए। ये संस्कृति की सुरक्षा के लिए था। ये एक आयुर्वेद पे आधारित, यानी शरीर की संरचना के ऊपर आधारित व्यवस्था है, न कि जन्म पे आधारित व्यवस्था है। यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी व्यक्ति शुद्ध रूप से एक ही प्रकृति का नहीं होता है। उसके अंदर 2 या 3 ही प्रकृतियाँ होती हैं, आमतौर पे 2 प्रकृतियों का मिलन होता है। तो जाति व्यवस्था को अगर हम समझें तो इसे इस प्रकार से समझना होगा, जैसे ऋतुएं आती हैं और जाती हैं, उसी प्रकार विद्यार्थी विद्यालय में आता था, और जब वो जाता था तो उसको एक जाते हुए जो व्यवस्था उसे दी जाती थी कर्म करने की जीवन में, उस व्यवस्था को हम जाति व्यवस्था कहते हैं। तो प्रकृति की, मनुष्य की प्रकृति की इस व्यवस्था के हिसाब से जो व्यवस्था बनी थी उसके ऊपर आज के मनुष्यों को चिंतन करना चाहिए। और चिंतन अगर न भी कर पाए तो बिना समझे किसी वर्ण व्यवस्था का और जाति व्यवस्था का विरोध नहीं करना चाहिए। अब वो उस व्यवस्थाएं सदियों पहले ख़त्म हो चुकी हैं, और उसको पुनर्स्थापित करने के लिए आयुर्वेद का पुनर्जन्म होना, उसी विशाल स्तर के ऊपर आयुर्वेद के मनुष्यों को आगे आना पड़ेगा, और इस व्यवस्था के ऊपर मंथन करना पड़ेगा, शास्त्रार्थ करने पड़ेंगे, और एक नई व्यवस्था को जन्म देना पड़ेगा।
धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप वर्ण व्यवस्था के बारे में समझ गए होंगे। आप अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें।